आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के 2 लालों की, जो कि शहीद हो गए। पुंछ में आतंकी मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 लाल शहीद हुए। चमोली के विक्रम, टिहरी के योगंबर सिंह शहीद हो गए। सीएम धामी ने शहीद जवानों को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की, जिसमें कि चमोली के विक्रम और टिहरी के योगंबर सिंह शहीद हो गए हैं। उनके पूरे परिवार और गांव में शोक की लहर है। देश के लिए इन वीर सपूतों ने अपनी जान दे दी। बहुत कम उम्र में ही जो जज्बा इन वीर सपूतों ने दिखाया, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करेगा। टिहरी के विक्रम नेगी और चमोली के योगंबर देश के लिए शहीद हो गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों ही वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। शहादत पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए उत्तराखंड के 2 जवान राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी जी और योगंबर सिंह जी। शहादत पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस कष्ट की घड़ी में परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में चमोली का एक जवान शहीद हो गया। शहीद योगंबर सिंह गढ़वाल राइफल में तैनात थे, जो कि पोखरी प्रखंड के सांकरी गांव के रहने वाले थे। बेटे की शहादत की खबर मिलने पर परिवार और गांव में मातम छा गया है। योगंबर सिंह 6 साल पहले गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी और शहीद योगंबर का 1 साल का बेटा भी है। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में टिहरी के जवान राइफलमैन विक्रम नेगी भी शहीद हुए। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी विमान गांव के रहने वाले थे। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में विक्रम सिंह नेगी घायल हो गए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी शहादत की खबर आ गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के 2 जवानों के शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और योगंबर सिंह ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीद जवानों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की कामना की है। तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों से लोहा लेते वक्त उत्तराखंड के 2 जवान राइफलमैन विक्रम सिंह और योगंबर सिंह की शहादत पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज अयोध्या जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे सीएम धामी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली सेवा धाम अयोध्या द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है और आज सुबह 11 बजे मंगला माता की पूजा भी करेंगे सीएम। आज अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहां जाकर भी पूजा करेंगे। तो आज यूपी आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम। अयोध्या दिल्ली सेवा धाम अयोध्या की तरफ से कार्यक्रम आयोजित है, उसमें भी शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे मंगला माता की पूजा भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अब बड़ी जानकारी मसूरी से आपको बताएं। आईटीबीपी अकादमी की पासिंग आउट परेड आज है और 38 अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल होंगे। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी की पासिंग आउट परेड के बाद 38 अधिकारी मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। तो बड़ी खबर यह है कि आज आईटीबीपी अकादमी की पासिंग आउट परेड है। इसके बाद 38 अधिकारी मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। आईटीबीपी की ये बड़ा कार्यक्रम होता है जवानों के लिए। और पासिंग आउट परेड में अधिकारियों के परिजन पहुंचते हैं, उनके लिए भी गर्व का ये दिन होता है। 38 अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में आज शामिल होंगे। पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा मसूरी में। और पासिंग आउट परेड के बाद 38 अधिकारी आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल होंगे। एक तरीके से समझिए कि 38 अधिकारी आज आईटीबीपी को मिल जाएंगे और इनके लिए इससे पहले पासिंग आउट परेड कार्यक्रम रखा जाएगा।
देश भर में विजयदशमी धूमधाम से मनाई गई। दशहरे पर उत्तराखंड में भी रौनक देखी गई। कुछ तस्वीरें चलिए दिखाते हैं इससे संबंधित आपको। लक्सर, रामनगर, रुड़की और कोटद्वार चारों जगह पर रावण दहन की तस्वीर आप देख रहे हैं। पिछले साल दशहरा सूना ही रहा। कोविड की पहली लहर के कारण, सख्त लॉकडाउन के कारण धीरे धीरे छूटें दी गई थी, लेकिन इस साल दूसरी लहर के बाद अब जो केसेस कंट्रोल हुए हैं, धीरे धीरे त्योहारों में कुछ गाइडलाइंस के साथ छूट दी गई है और उसी का ध्यान रखते हुए रावण दहन किस तरह हुआ, लोगों ने दशहरा मनाया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले दहन किए गए। उत्तराखंड में किस तरह रौनक दिखी वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हर शहर के बड़े और रामलीला ग्राउंड्स में तो पुतले दहन होते ही हैं। इसके अलावा भी कई समितियां या कई जगह मोहल्लों में भी लोग छोटे छोटे पुतले दहन करते हैं। तो जगह जगह विजयदशमी पर इस तरह की धूम देखी जाती है। और चलिए अब आपको उत्तराखंड की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून के हिंदू नेशनल स्कूल में भी दशहरे के पर्व पर भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान रावण का पुतला दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया गया। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। विकासनगर के जॉन सार के उपपालचा गांव के लोगों ने 2 कन्याओं के श्राप से मुक्ति के लिए गागली युद्ध का आयोजन किया। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक जब तक इस गांव में विजयादशमी के दिन 2 कन्याएं जन्म नहीं लेंगी, तब तक हर साल गांव वालों को इसी तरीके से गागली युद्ध करना होगा। रुड़की में भी विजयदशमी के अवसर पर रावण के पुतलों का दहन किया गया। नेहरू स्टेडियम में रावण के साथ कोरोना का भी एक पुतला बनाकर जलाया गया। कोटद्वार के ग्राशनगंज ग्राउंड पर स्थानीय कारीगरों के जरिए बनाए गए रावण के पुतले का शाम 6:30 बजे दहन किया गया। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। हरिद्वार में संतों ने राज्य सरकार से पलायन रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में यात्रा की पवित्र छड़ी को गंगा स्नान कराया और गंगा पूजन भी किया गया। पलायन रोकने के लिए छड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है। केदारनाथ गौरीकुंड के बीच नालों में गिरा श्रद्धालु। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायल को पहुंचाया अस्पताल। पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो गई है। मसूरी में 90% होटल पर्यटकों से भरे हैं, जिससे कि व्यवसायियों के साथ आम लोग कोरोना काल के बाद काफी खुश दिखे। चमोली में 26 वर्षीय गढ़वाल राइफल्स का जवान जम्मू कश्मीर की पुंछ सीमा पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ, जिसकी सूचना सेना के द्वारा फोन से उनके घर पर भेजी गई। बेटे के शहीद होने की सूचना पर परिवार सहित पूरे गांव में मातम का माहौल है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2022 चुनाव को लेकर छोटे दलों को साधने में भाजपा जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि महान दल अध्यक्ष से वरिष्ठ भाजपा नेता ने अब वक्त मांगा है। सूत्रों के हवाले से यह अहम अपडेट सामने आई है। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने मिलने से मना किया है। महान दल का सपा के साथ गठबंधन हुआ है और अब खबर यह आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि बीजेपी भी अब उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके साथ खबर यह भी है कि महान दल के जो अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उन्होंने मिलने से इनकार किया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर पार्टी की ओर से मऊ जिले में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन होगा। सूत्रों की माने तो इसी दिन मंच से पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान भी करेगी। माना जा रहा है कि मंच पर उस दिन बीजेपी के बड़े नेता मौजूद होंगे और बीजेपी आला कमान की तरफ से नियुक्त नेता की मौजूदगी में मंच में गठबंधन का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। मिशन 2022 के लिए यूपी में सियासत चरम पर है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने गठबंधन को लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत की और इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं उससे यही लगता है कि वो भाजपा के साथ समझौते के मूड में हैं। ओपी राजभर ने कहा कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं होती हैं और जो भी हमारी मांगे मानेगा, हम उसके साथ गठबंधन को तैयार हैं। कुछ दिन
महीने तक भाजपा में जाने को आत्महत्या बताने वाले ओम प्रकाश राजभर अब भाजपा की तरफ ही जाते हुए नजर भी आने लगे हैं। इस समय राजभर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं, आपने कहा था सुसाइडल डेथ कहा था अगर भाजपा में जाते हैं, अब तो आपके जो सुर हैं थोड़े बदले हुए दिख रहे हैं। कि राजनीति संभावनाओं की राजनीति होती है, संभावनाएं खुली रहती हैं। हम बार बार कहते हैं, हम गए भी थे, मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया तो समाज हित में दिया था। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली का बिल माफ़ी करने के सवाल पे, जातिवार जनगणना के सवाल पे, पुलिस विभाग में जो बॉर्डर सीमा है उसको समाप्त करने के सवाल पे, जिस तरह सभी कर्मचारी अधिकारी को 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है उसी तरह पुलिस को भी 8 घंटे ड्यूटी लिया जाए और साप्ताहिक छुट्टी इनको दिया जाए। हमारे ग्रामीण चौकीदार हैं, पीआरडी हैं, होमगार्ड हैं, पुलिस के समान इनको भी सुविधा दिया जाए, वो भी वही ड्यूटी करते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेके हम गए थे, बात नहीं बनी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। आज इन मुद्दों को लागू कोई करने के लिए तैयार हो तो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ में आप पूरी तरह से एंटी बीजेपी खड़े हो गए थे, लेकिन कौन सी ऐसी संभावनाएं हैं और किसने वो संभावनाएं अब दिखानी शुरू की हैं? कोई नहीं। आज मैंने सभी पार्टियों को ये बताने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से किया है कि अब ओम प्रकाश राजभर अभी तक तो अपनी पार्टी, अपने मोर्चे की ताकत पैदा कर रहे थे, अब हम समझौते के लिए लखनऊ आए हैं। आप लोग समझौता जो भी करना चाहें इन मुद्दों के आधार पे, तो हम समझौता करने को तैयार हैं। भाजपा में और इसी बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार भड़क उठे। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चे की कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ गई तो वो अलग हो जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री राजभर ने यहां तक कह दिया कि ओपी राजभर को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। और एक बात का और यकीन दिला दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो वो ये बात जान लें कि वैसे तो आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन जिस दिन भी हमें शक हो गया कि हमारे मोर्चे में से जो लोग साथ हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हमको उनसे अलग होने में 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। हम इस बात के लिए 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल तैयार हैं कि हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो बीजेपी का साथ लेंगे या समर्थन करेंगे। कौन इंतजार कर रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो किसके साथ जाएंगे, कौन गंभीरता से लेता है। आज की तारीख में तो हमारे मीडिया के साथियों का वो बस मनोरंजन का साधन बन रह गए, और कौन उनको पूछ रहा है। मन चाहे कहीं आवे कहीं जाए, पहले भी कहीं कहीं आते रहे हैं, कहीं जाते रहे हैं, कौन पूछ रहा है। चलिए अब आपको अवध की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में भी विजयादशमी पर दशानन दहन हुआ। ऐशबाग में रावण दहन किया गया। काफी तादाद में पहुंचे लोगों ने श्री राम के प्रति अपनी आस्था दिखाई। अयोध्या की रामलीला में रावण का हुआ दहन। 41 फुट के रावण का प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम ने वध किया और इसी के साथ फिल्मी सितारों की रामलीला का समापन भी हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में भी रावण दहन किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में 31 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। जय श्री राम के नारे के उद्घोष संग दशानन का दहन हुआ। बाराबंकी में 2 दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की अपहरण के बाद हत्या कर दी। परिवार से फिरौती मांगने के बाद पकड़े जाने के डर से दोस्तों ने मौत के घाट अपने दोस्त को उतार दिया। पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां इन दबंगों ने महिलाओं की जमकर पिटाई की, जिससे कई महिलाएं घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। और चलिए अब कुछ और खबरों की शुरुआत करते हैं। देखते हैं जनसंख्या नीति को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया है। भागवत ने कहा कि कई संप्रदायों में जनसंख्या का संतुलन स्थिर नहीं है। खासकर देश के सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या असंतुलन खतरा हो सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि आज जनसंख्या नीति पर फिर से विचार करना जरूरी है। 2011 की जनगणना के पांथिक आधार पर किए गए विश्लेषण से विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है।
विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। विश्व में भारत उन अग्रणी देशों में था जिसने 1952 से ही जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की घोषणा की थी, परंतु सन 2000 में जाकर ही वह एक समग्र जनसंख्या नीति का निर्माण और जनसंख्या आयोग का गठन कर सका। और चलिए अब आपको पश्चिम यूपी की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। रामपुर में भी रामलीला ग्राउंड में रावण का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। उस वक्त रामलीला ग्राउंड में हजारों लोगों की भीड़ उपस्थित थी। ग्रेटर नोएडा में दो गुटों में जमकर हंगामा हुआ। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। हंगामे के चलते आसपास दुकानें भी बंद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी पहले ही फरार हो गया। बागपत के बड़ौद किसान संघर्ष समिति की ओर से किसान पंचायत का आयोजन किया गया। यहां दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुआवजे को लेकर किसानों ने रणनीति बनाई। पंचायत में पहुंचे सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि हम किसानों के पक्ष में हैं। नोएडा की तरह बागपत का विकास हो रहा है। सहारनपुर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जाने को कहा गया। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सरियों से भरे ट्रक की लूट की थी। पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया है। हालांकि अभी 4 बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टर खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कई इलाकों में ऐसे झोला छाप वायरल डेंगू जैसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की नजर नहीं पड़ी।